हर सुबह इस राज्य में एक ही दृश्य दोहराया जाता था। राज दरबार सजता, प्रजा आती और राजा सबकी बात पूरे धैर्य से सुनता। पहला वादी आगे आए, निश्चिंत होकर बोलो। इस दरबार में किसी की आवाज छोटी नहीं होती। महाराज, पिछले सप्ताह की तेज बारिश में मेरे खेतों की मेड़ टूट गई। पड़ोसी के बैल अंदर घुस आए। मैं झगड़ा नहीं चाहता, बस न्याय चाहता हूं। तुम्हारे पड़ोसी को बुलाया गया है। जी महाराज, वे दरबार के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अंदर लाया जाए। न्याय तभी पूरा होता है जब दोनों पक्ष सुने जाएं। महाराज, मेरी गलती जानबूझकर नहीं थी। बारिश में रस्सी टूट गई थी, बैल भाग निकले। मैं नुकसान भरने को तैयार हूं। गलती स्वीकार करना पहला सत्य है। तुम आधा नुकसान धन से भरोगे और आधा अपनी मेहनत से। कल से 3 दिन तक तुम इनके खेत की मेड़ स्वयं बनवाओगे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं महाराज। महाराज, ऐसा न्याय ही राज्य को घर जैसा बनाता है। दरबार में बैठी प्रजा के चेहरों पर संतोष था। राजा का न्याय कठोर नहीं, संवेदनशील था और इसी बात ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। महाराज, बाजार में नए तौल पत्थर की शिकायत है। कुछ दुकानदार कम तौल कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। गरीब ग्राहक चुप रह जाते हैं। उस दुकानदार का नाम बताओ जो ये कार्य कर रहा। उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। दरबार में सच छिपाया नहीं जाता। महाराज, 2 दुकानदारों पर संदेह है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से एक को कम तौल करते देखा है, सेठ धनीराम। महाराज, धनीराम राज्य को कर भी बहुत देता है। हो सकता है कोई गलतफहमी हो। कर देने से किसी को अन्याय का अधिकार नहीं मिल जाता मंत्री जी। महाराज, आदेश हो तो सेठ को तुरंत बुलाया जाए। हाँ, और अभी सेठ धनीराम को और राज्य के मुख्य तौल अधिकारी को भी। महाराज, मेरी प्रतिष्ठा पुराने वंश की है। मुझ पर आरोप लगाना आसान है, साबित करना कठिन। प्रतिष्ठा को शब्द नहीं, आचरण संभालता है। तौल यहीं किया जाएगा। महाराज, जांच में पत्थर सचमुच हल्का निकला। ग्राहकों को पूरा माल कभी मिला ही नहीं। महाराज, मुझे क्षमा मिले। लालच ने मेरी बुद्धि धुंधला दी। धनीराम, तुम 3 गुना धन प्रभावित ग्राहकों को लौटाओ। 1 महीने तक तुम्हारी दुकान राज्य की निगरानी में चलेगी और बाजार के प्रवेश द्वार पर लिखा जाएगा, व्यापार का मूल विश्वास है। इसी तरह हर प्रश्न का उत्तर राजा के पास केवल कानून से नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ से भी आता था। उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर गर्व था और शायद वही गर्व धीरे धीरे उनके भीतर एक अनजाना अहंकार भी पैदा कर रहा था। महाराज, आपके जैसे न्याय प्रिय राजा का जन्म युगों में एक बार होता है। प्रजा आपको देवता के समान मानती है। ये सब मेरे कर्तव्य का फल है। जो राजा सुनना जानता है, वही सही मायने में राज करना भी जानता है। महाराज, कभी कभी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी मन को थका देता है। विश्राम करना भी राजधर्म का हिस्सा है। वैद्य जी, जिसका मन सत्य से भरा हो, उसे थकान कम ही सताती है। देखा, महाराज को ना कोई रोग छू सकता है, ना कोई भ्रम। आज के लिए दरबार समाप्त। जो अर्जियां बाकी हैं, उन्हें कल पहले पहर सुना जाएगा। महाराज, आज का दिन भी सफल रहा। न कोई विवाद अधूरा रहा, न कोई प्रजा निराश लौटी। मंत्री जी, राज्य तभी समृद्ध होता है जब लोगों के मन में डर कम और विश्वास अधिक हो। राजा दरबार से निकलकर महल के बाहरी प्रांगण की ओर बढ़े। हवा में चमेली की खुशबू थी और महल के द्वार पर दिन भर का शोर अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। मंत्री जी, ठहरो, देखो तो जरा, वहां कौन बैठा है?
महाराज, कोई वृद्ध तपस्वी प्रतीत होते हैं। काफी देर से द्वार के पास शांत बैठे हैं। न उन्होंने कुछ मांगा न कुछ कहा। पत्थर की सीढ़ियों के उस पार बरगद के पेड़ की छाया में एक वृद्ध तपस्वी पद्मासन लगाए बैठे थे। सफेद जटाएं उनके कंधों पर बिखरी थीं, आंखें बंद थीं और चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो समय भी उनके पास आकर ठहर गया हो। महाराज, क्या उनसे यहीं पूछताछ की जाए? नहीं, जो व्यक्ति इतने शोर के बीच भी शांत बैठा रहे उसे सम्मान के साथ बुलाया जाता है। लेकिन महाराज, बिना पहचान के किसी तपस्वी को महल के भीतर बुलाना क्या उचित होगा? सही और गलत का फैसला डर से नहीं, समझदारी से होता है। मैं स्वयं उनसे मिलूंगा। अजीब बात है, जो कुछ मांगने आता है वो आवाज लगाता है, लेकिन जो चुप रहे उसका उद्देश्य समझना कठिन होता है। कभी कभी चुप्पी ही सबसे गहरी पुकार होती है। भगवान, आप कौन हैं? आपने दरबार में प्रवेश क्यों नहीं किया? अंदर तो मैं आ जाऊंगा राजन, लेकिन प्रश्न ये है, क्या आप भी भीतर जाने के लिए तैयार हैं? महर्षि, आपके शब्दों में कोई गहरा संकेत है। कृपया अंदर चलिए। नहीं राजन, मेरा स्थान महलों में नहीं, प्रकृति की गोद में है। तो कम से कम मुझे ये तो बताइए कि आपके मन में कौन सी बात है। आपके शब्दों ने मेरे मन को विचलित कर दिया है। राजा तपस्वी की आंखों में छिपे उस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। उनके शब्द कम थे, लेकिन हर शब्द जैसे आने वाले समय की आहट दे रहा था। राजन, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ होने वाली है। परीक्षा? कैसी परीक्षा महर्षि? क्या राज्य पर कोई संकट आने वाला है? संकट बाहर से नहीं, निर्णयों से जन्म लेते हैं राजन। महर्षि, आपकी बातें बहुत रहस्यमयी हैं, कृपया स्पष्ट कहिए। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। आज मैं केवल इतना कह सकता हूं, उस दिन तुम्हारा एक निर्णय पूरे राज्य का भविष्य बदल देगा। क्या सचमुच कोई बड़ा संकट आने वाला है? महर्षि, यदि मैं उस परीक्षा में असफल हुआ तो? जो राजा सत्य, धैर्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ता, वो कभी असफल नहीं होता। राजा देर तक वहीं खड़े रहे। तपस्वी जा चुके थे, लेकिन उनकी कही हुई हर बात राजा के मन में गूंज रही थी। उन्हें पहली बार लगा कि कोई ऐसा समय आने वाला है जहां उनके साहस से अधिक उनके विवेक की परीक्षा होगी। तपस्वी तो जा चुके थे, लेकिन उनकी कही हुई बात जैसे महल की हर दीवार से टकराकर बार बार राजा के मन में लौट रही थी। वर्षों तक जिसने हर कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य से किया था, वही राजा आज पहली बार किसी अनजाने भविष्य को लेकर असमंजस में था। आखिर कैसी परीक्षा होगी? क्या सचमुच कोई संकट आने वाला है, या महर्षि मेरे धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे? राजा ने बाहर नजर दौड़ाई। पूरा राज्य शांत था। पहरेदार अपने स्थान पर थे, महल सुरक्षित था और चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। फिर भी उनका मन किसी अनदेखे भय से घिरता जा रहा था। यदि कोई संकट आने वाला है तो उसका सामना करने के लिए मुझे हर पल तैयार रहना होगा। महाराज, रात्रि बहुत हो चुकी है, कृपया कुछ विश्राम कर लीजिए। विश्राम तो शरीर कर लेगा वैद्य जी, पर आज मन को विश्राम देना कठिन लग रहा है। चिंता समाधान नहीं देती महाराज। प्रातः का सूर्य कई बार रात के प्रश्नों का उत्तर स्वयं लेकर आता है। काश ऐसा ही हो।
राजवैद्य के चले जाने के बाद भी राजा देर तक जागते रहे। कभी वे खिड़की से बाहर देखते, कभी तपस्वी का शांत चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। रात बीतती रही, लेकिन उनके मन की बेचैनी कम न हुई। राजा अभी अपने विचारों से बाहर भी नहीं निकले थे कि तभी महल के बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। महाराज, कृपया तुरंत राजकोष चलिए, वहां बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। स्वयं को संभालो सैनिक, पहले स्पष्ट बताओ हुआ क्या है। महाराज, शाही राजकोष का मुख्य खजाना गायब है। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। जिस राजकोष की सुरक्षा पर पूरे राज्य को गर्व था, आज वही खाली पड़ा था। ये कैसे संभव है? महाराज, पहरेदारों ने पूरी रात कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी, लेकिन जब प्रातः राजकोष खोला गया तो खजाना वहां नहीं था। महाराज, इतनी बड़ी चोरी किसी साधारण चोर का काम नहीं हो सकती। मैं अभी पूरे राज्य की सीमाएं बंद करवाता हूं। कोई भी व्यक्ति राज्य से बाहर नहीं जाएगा। सीमाएं बंद कर दी जाएं, लेकिन याद रहे किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसा आदेश महाराज। राजा की आंखें खाली पड़े राजकोष पर टिकी थीं। उन्हें धन के चले जाने का दुख कम था, चिंता इस बात की अधिक थी कि यदि ये समाचार प्रजा तक पहुंचा तो पूरे राज्य का विश्वास डगमगा सकता था। महाराज, मैंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी। रात को सब कुछ सुरक्षित था। रात की पहरेदारी किसके अधीन थी? महाराज, द्वितीय मंत्री जी स्वयं पहरे पर थे। वे सब बाहर उपस्थित हैं। उन्हें तुरंत दरबार में लाया जाए। आज एक भी प्रश्न बिना उत्तर के नहीं रहेगा। राजा के मन में बार बार तपस्वी की चेतावनी गूंज रही थी। क्या यही वो संकट था जिसकी आहट कल बरगद के नीचे मिली थी, या ये केवल उस परीक्षा की शुरुआत थी जिसका अंत अभी बहुत दूर था। कुछ ही देर में पूरा दरबार सज गया, लेकिन आज किसी के चेहरे पर सामान्य दिनों जैसा आत्मविश्वास नहीं था। सभी की निगाहें राजा पर थीं। राजकोष की चोरी अब केवल धन की हानि नहीं रही थी, बल्कि पूरे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। राजकोष की सुरक्षा की जिम्मेदारी कल रात्रि किसके पास थी? महाराज, रात्रि की अंतिम पहरेदारी मैं और द्वितीय मंत्री स्वयं कर रहे थे। जी महाराज, पूरी रात सब कुछ सामान्य था। हमें किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई नहीं दी। दरबार में बैठे लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यदि पहरा स्वयं मंत्री दे रहे थे, तो फिर चोर भीतर पहुंचा कैसे? महाराज, यदि पहरे के दौरान चोरी हुई है तो किसी न किसी की लापरवाही अवश्य हुई है। नहीं सेनापति, हम दोनों पूरी रात जागते रहे। हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। तो क्या चोर आकाश से उतरकर खजाना ले गया? शांत! जब तक सत्य सामने न आ जाए, किसी पर आरोप नहीं लगाया जाएगा। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर न्याय नहीं, अन्याय बन जाता है। राजा की आवाज में वही धैर्य था जिसने वर्षों तक इस राज्य को न्याय का मार्ग दिखाया था। लेकिन इस बार उनके अपने मन में भी कई अनसुलझे प्रश्न थे। महाराज, इतनी बड़ी चोरी बिना किसी अंदरूनी सहायता के संभव नहीं लगती। संभव है, लेकिन केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। महाराज, हमें एक अवसर दीजिए। हम स्वयं इस रहस्य का पता लगाने में आपकी सहायता करेंगे। नहीं, इस बार जांच मैं स्वयं करूंगा। राजा का ये निर्णय सुनकर सभी चौंक उठे। वर्षों में ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि राजा स्वयं एक अपराध की जांच करने निकलेंगे। शायद उन्हें तपस्वी की चेतावनी अब धीरे धीरे समझ आने लगी थी। राजमहल की दीवारों के भीतर हुई घटना अब धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी थी।
अफवाहें हवा से भी तेज चल रही थीं। कोई कहता चोर पड़ोसी राज्य से आए हैं, तो कोई इसे किसी षड्यंत्र का हिस्सा बता रहा था। लेकिन सबसे अधिक चिंता उन लोगों को थी जिनका जीवन रोज की मेहनत पर चलता था। सुनते हो जी, सुबह से पूरे गांव में बस एक ही बात हो रही है। कहते हैं राजमहल का खजाना चोरी हो गया। हाँ, मैं भी चौपाल से यही सुनकर आ रहा हूं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि राजकोष से भी चोरी हो सकती है। अगर चोर नहीं मिला तो कहीं गरीबों पर नया कर ना लगा दिया जाए। हमारे पास तो पहले ही मुश्किल से 2 वक्त का अनाज जुटता है। डर तो मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हमारे राजा ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हमेशा पहले प्रजा का दुख समझा है, फिर निर्णय लिया है। तुम्हें सच में लगता है इस बार भी न्याय होगा? हाँ, मुझे अपने राजा पर पूरा भरोसा है। वे बिना सच्चाई जाने किसी निर्दोष को कभी दंड नहीं देंगे। भोला के शब्दों में केवल विश्वास नहीं था, बल्कि उन वर्षों का अनुभव था जिनमें उसने अपने राजा को हर कठिन समय में न्याय करते देखा था। अरे, तुम लोगों ने सुना? कहते हैं पूरे राज्य में जांच शुरू हो गई है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। हे भगवान, कहीं किसी निर्दोष को पकड़ ना ले। घबराओ मत, हमारे राजा जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। सच देर से सही, लेकिन सामने जरूर आता है। तीनों कुछ देर तक चुप रहे। उनकी निगाहें दूर दिखाई दे रहे राजमहल पर टिक गईं। उस महल में इस समय क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन पूरे राज्य की उम्मीदें अब एक ही व्यक्ति पर टिकी थीं, अपने राजा पर। राजा ने किसी पर आरोप लगाने से पहले स्वयं घटनास्थल को देखने का निश्चय किया। उनका मानना था कि सत्य अक्सर वहीं छिपा होता है जहां लोग सबसे कम ध्यान देते हैं। कोई भी वस्तु अपनी जगह से ना हटाई जाए। जब तक मैं ना कहूं, राजकोष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। जैसा आदेश महाराज। चोरी का पता चलते ही सब कुछ यथास्थान छोड़ दिया गया था। महाराज, ताले बाहर से तोड़े गए प्रतीत होते हैं। चोरों ने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया है। तो क्या किसी ने भीतर से द्वार खोला था? राजा बिना कुछ बोले धीरे धीरे पूरे राजकोष का निरीक्षण करने लगे। उनकी नजर दीवारों, संदूकों और फर्श के हर छोटे बड़े निशान पर थी। महाराज, ये तो महल के किसी सैनिक की वर्दी का नहीं लगता। लेकिन महल के भीतर कोई साधारण व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? राजा ने कपड़े के उस छोटे से टुकड़े को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। पहली बार उन्हें लगा कि चोर ने जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती कर दी है जो उसे सत्य तक पहुंचा सकती है। सत्य छिप सकता है, लेकिन अपने निशान नहीं मिटा सकता। यही हमारा पहला सुराग होगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महल में आने जाने वाले हर व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाए। उन्हें अभी ये नहीं पता था कि ये छोटा सा कपड़ा उन्हें एक ऐसे रहस्य तक ले जाएगा जो पूरे राज्य को हिला देने। राजा बार बार उस कपड़े के टुकड़े को देखते रहे। उन्हें विश्वास था कि हर छोटा सुराग किसी बड़े सत्य तक जरूर पहुंचाता है। ये कपड़ा साधारण नहीं है। पता लगाओ ये राज्य में कहां तैयार किया जाता है। जैसा आदेश महाराज। मैं तुरंत राज्य के सभी बुनकरों को संदेश भिजवाता हूं। महाराज, महल के पिछले द्वार के पास रहने वाले एक वृद्ध माली ने रात एक अजनबी व्यक्ति को वहां से जल्दी जल्दी निकलते देखा था। क्या उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा? नहीं महाराज, अंधेरा अधिक था, लेकिन उसने बताया कि उस व्यक्ति के वस्त्र का एक हिस्सा किसी झाड़ी में फंस गया था। महाराज, संभव है ये वही कपड़ा हो। पहले उस माली से मिलते हैं। कई बार सबसे साधारण गवाह सबसे बड़ा सच बता देता है। राजा ने बिना देर किए महल के पिछले द्वार की ओर चलने का निर्णय लिया। उन्हें आभास हो चुका था कि सत्य अब धीरे धीरे उनके सामने आने वाला है। महल वाला वृद्ध माली उस रात भी अपने काम में लगा था।
उसे क्या पता था कि उसकी देखी हुई एक छोटी सी बात पूरे रहस्य की दिशा बदल देगी। महाराज, रात काफी हो चुकी थी। मैं बगीचे से लौट रहा था, तभी एक आदमी तेजी से पिछले द्वार की ओर जाता दिखाई दिया। क्या तुम उसका चेहरा पहचान पाए? नहीं महाराज, उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था, लेकिन जल्दी में उसका कपड़ा झाड़ी में अटक गया था। महाराज, यही वही झाड़ी है जहां से कपड़े का टुकड़ा मिला था। इसका अर्थ है कि चोर इसी रास्ते से बाहर गया था। लेकिन वो गया कहां होगा? महाराज, जाते जाते वो जंगल की ओर नहीं गया, वो गांव वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया था। राजा ने माली की बात ध्यान से सुनी। अब रहस्य की पहली गांठ खुल चुकी थी। चोर महल से निकलकर गांव की दिशा में गया था। तैयारी करो, अब हम गांव चलेंगे। सत्य हमसे अधिक दूर नहीं है। राजा ने किसी को अपनी पहचान बताए बिना गांव के लोगों से बात करने का निश्चय किया। उन्हें विश्वास था कि सच्चाई बिना डर के ही सामने आती है। सुना है राजमहल के खजाने की चोरी पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। हाँ, भगवान करे चोर जल्द पकड़ में आ जाए। ऐसे लोगों की वजह से निर्दोष लोग भी परेशान होते हैं। भाई, क्या तुमने कल रात इस रास्ते पर कुछ असामान्य देखा था? महाराज, रात देर से एक आदमी तेजी से इसी रास्ते से गुजरा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे किसी से बच रहा हो। क्या उसके हाथ में कुछ था? जी, उसके कंधे पर एक भारी गठरी थी। चलते चलते उसमें से कुछ चमकती हुई चीज नीचे गिरी थी, लेकिन वो रुका नहीं। हमें लगा ये किसी अमीर व्यापारी की होगी। हमने इसे संभाल कर रख लिया था। सेनापति, ये तो राजकोष की शाही मुद्रा है। अब हमें विश्वास हो गया, चोर इसी रास्ते से गुजरा था। एक छोटी सी स्वर्ण मुद्रा ने रहस्य की दिशा बदल दी। अब राजा सत्य के और भी निकट पहुंच चुके थे। राजा ने उस पगडंडी की ओर देखा। उन्हें आभास हो चुका था कि अब उनकी आखिरी परीक्षा का अगला चरण शुरू होने वाला है। गांव वालों से मिला सुराग राजा को सीधे जंगल के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी तक ले आया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन राजा को आभास हो चुका था कि सत्य यहीं छिपा है। महाराज, झोपड़ी के भीतर किसी के होने की आहट आ रही है। कोई जल्दबाजी नहीं, पहले उसे बाहर आने का अवसर दो। तो तुम लोग कौन हो? भागने की कोशिश मत करना। मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब कहीं नहीं भागूंगा। सच बोलोगे तो न्याय मिलेगा, झूठ बोलोगे तो दंड और कठोर होगा। महाराज, राजकोष की चोरी मैंने ही की है। महाराज, पूरा राजकोष यहीं छिपाया गया है। खोया हुआ खजाना मिल चुका था, लेकिन राजा की नजर खजाने पर नहीं, उस व्यक्ति के झुके हुए चेहरे पर थी। उन्हें लग रहा था कि इस चोरी के पीछे केवल लालच नहीं, कोई और कारण भी छिपा है। इसे महल ले चलो, इसका निर्णय दरबार में होगा। चोर पकड़ा जा चुका था, खजाना भी वापस मिल गया था, लेकिन राजा जानते थे कि न्याय केवल अपराध देखने से नहीं, उसके कारण को समझने से भी पूरा होता है। अपना नाम बताओ और सच सच बताओ, तुमने राजकोष की चोरी क्यों की? महाराज, मेरा नाम माधव है। मैं पहले राजमहल में मजदूरी करता था। लालच में आकर मैंने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया। महाराज, इसने पूरे राज्य का विश्वास तोड़ा है। इसे कठोर दंड मिलना ही चाहिए। मैं भी सेनापति की बात से सहमत हूं। यदि इसे दंड नहीं मिला तो दूसरों का साहस बढ़ जाएगा। लेकिन महाराज, निर्णय लेने से पहले इसकी पूरी बात सुन लेना उचित होगा।
सच कभी अधूरा नहीं सुना जाता। माधव, आगे कहो। महाराज, मैंने चोरी की, ये सच है। लेकिन जब खजाना मेरे सामने था तब पहली बार समझ आया कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। मैं उसे बेच भी नहीं पाया, बस छिपा कर बैठा रहा। राजा के सामने अब सबसे कठिन प्रश्न था। अपराध सिद्ध हो चुका था, लेकिन पश्चाताप भी सच्चा दिखाई दे रहा था। यही वो क्षण था जहां न्याय और दया आमने सामने खड़े थे। जिस तपस्वी ने कुछ दिन पहले राजा को चेतावनी दी थी, वे एक बार फिर दरबार में उपस्थित थे। उनकी आंखों में वही शांति और चेहरे पर वही तेज था। महर्षि, आपका फिर से स्वागत है। आज निर्णय का समय है, कृपया मार्गदर्शन करें। राजन, मार्ग मैं नहीं दिखाऊंगा। आज देखूंगा कि आपने इन दिनों में क्या सीखा है। महाराज, अपराधी ने राजकोष लूटा है। राज्य की मर्यादा के लिए कठोर दंड आवश्यक है। लेकिन इसने अपना अपराध स्वीकार भी किया है। राजन, आपकी आखिरी परीक्षा चोर को पकड़ना नहीं थी, बल्कि न्याय करते समय अपने क्रोध पर विजय पाना थी। माधव, तुम्हारा अपराध बड़ा है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। लेकिन तुम्हारा पश्चाताप भी सच्चा है। महाराज, मैं आपका हर निर्णय स्वीकार करता हूं। तुम 1 वर्ष तक राज्य की सेवा करोगे। अपनी मेहनत से जनता का विश्वास वापस जीतोगे। यदि फिर कभी अपराध किया तो दंड दुगुना होगा। राजन, आज आपने सचमुच अपनी आखिरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। समय बीतता गया। चोरी गया सारा खजाना राजकोष में वापस रख दिया गया। राज्य में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। महाराज, आपके न्याय की चर्चा अब दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुकी है। राजा का गौरव उसकी शक्ति में नहीं, उसकी प्रजा के विश्वास में होता है। राजा ने समझ लिया था कि सबसे बड़ी जीत किसी शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार और क्रोध पर विजय पाने में होती है। महर्षि, आपकी सीख ने मुझे बदल दिया। राजन, जो अपनी भूल से सीख ले, वही सच्चा शासक कहलाता है। जब तक मैं इस सिंहासन पर हूं, इस राज्य में न्याय और सत्य का मार्ग कभी नहीं रुकेगा। ईश्वर करे तुम्हारा न्याय और करुणा हमेशा इस राज्य की रक्षा करें। यही कारण है कि लोग आज भी उस राजा को याद करते हैं, जिसने अपनी आखिरी परीक्षा तलवार से नहीं, बल्कि न्याय, धैर्य। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।